नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने अपने सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 का एग्ज़ामिनेशन जस्ट 4 महीने में कैसे क्लियर किया। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में होंगे, जैसे कि मेरा टाइम टेबल क्या था, मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देता था, कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, थ्योरी जो है उसको किस तरीके से हम रिमेंबर रख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और ये वीडियो जो है मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन सजेस्ट किए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है दिसंबर 23 में फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। देयर आफ्टर टोटल जो है 6 मंथ अवेलेबल थे मेरे पास। बट इन बिटवीन जो है कभी तबीयत ख़राब हो गया, कभी मुझे बीच में गांव भी जाना हुआ अपने, उसके बाद कभी मैं काम में बिज़ी था। तो अप्रॉक्स मेरे 2 मंथ्स जो है टोटल बर्बाद हो गए थे। और मेरे पास जस्ट 4 मंथ अवेलेबल थे जिसमें मुझे प्रिपेयर भी करना था, रिविजन्स भी करने थे और एग्ज़ाम भी देना था। और मेरे टोटल 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है। और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है लिख रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मैं देना स्टार्ट करता हूँ। ग्रुप 1 के प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने 2 टाइम टेबल जो है फॉलो किया था। एक था डे वाला और एक नाइट का। तो सबसे पहले तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने नाइट का फॉलो किया था। उसके बारे में मैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि टोटल मेरा जो है 12 आवर्स का जो है स्टार्टिंग में शेड्यूल रहता था। 12 आवर मुझे पढ़ना रहता था, जिसमें से अप्रॉक्स 10 घंटे या 8-10 घंटे तो अप्रॉक्स इफेक्टिव निकल जाते थे स्टडी के। टाइम टेबल कैसे था कि 10 बजे मैं सुबह उठा मॉर्निंग में, फिर 10 से 11 मैंने नाश्ता कर लिया, फिर 11 से 1 बजे तक मैंने लॉ पढ़ा, फिर 1 घंटा का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने क्या किया, 3 घंटे का एक शेड्यूल रखा टैक्स के लिए। सबसे पहला है ना, 3 घंटे लॉ कर लिए, फिर 3 घंटे फिर से मैंने टैक्स कर लिया। उसके बाद फिर मेरा 1 घंटा जो है ब्रेक हो गया। फिर मैं 6 से लेकर 9 बजे तक क्या करता था, कॉस्टिंग करता था। देर आफ्टर मैं 9 से 10 अपना डिनर कर लिया नॉर्मल टाइम पे। ठीक है, कभी कभी लेट भी हो जाता था डिनर। उसके बाद फिर 10 से 11 जो लॉ मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था उसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फिर 11 से जो है लेकर के 1 बजे तक है ना अकाउंट्स करते थे। अकाउंट्स की मैंने क्लास नहीं ली थी, तो जस्ट मैं उसका रिवीजन करता था क्योंकि मेरा 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच में मैं कॉस्टिंग का अपना रिवीजन करता था। और रही बात टैक्स का, जो रिवीजन जो है कभी कभार मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ता था, है ना। और टैक्स के जो कॉन्सेप्ट होते थे वो बहुत ही जल्दी मैं रिकॉल कर लेता था उनको। ठीक है, तो ये था मेरा नाइट का शेड्यूल। देयर आफ्टर मैं जो है दिन का शेड्यूल भी मैंने फॉलो किया, दिन का टाइम टेबल भी। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था जस्ट 1 मंथ के लिए। उस टाइम मैं जो है मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक जो है घर पे लॉ पढ़ता था पहले। ठीक है, लॉ का रिवीजन करता था, है ना, जो भी मेरा था। उसके बाद 2 घंटे लॉ रिवीजन हो गया। उसके बाद 6 से अपना 7 फ्रेश हो गए, फिर 7 बजे से लाइब्रेरी चले जाते थे। लाइब्रेरी में जा करके 7 से 9 वापस से हम लॉ पढ़ते, लॉ है ना, लॉ का लेक्चर कर लिया, मैराथन कर लिया, ये सब करता था। फिर आफ्टर जो है 9 से 12 बजे तक के बीच में टैक्स किया। टैक्स करने के बाद फिर 12 से 1 मैंने लंच कर लिया। लंच करने के बाद 1 से 4 फिर मैंने अकाउंट्स पढ़ा। फिर 4 से 5 अपना एक गैप ले लेते थे थोड़ा सा, ठीक है ना, माइंड फ्रेश करने के लिए। फिर 5 से 8 बजे तक के बीच में मैं कॉस्टिंग करता था। कॉस्टिंग करने के बाद 8:30 बजे तक मैं फिर एक छोटा सा ब्रेक लेता था। और फिर मैं 8:30 से लेकर के जितना भी पूरे दिन भर में मैंने पढ़ा है वो सारा चीज़ मैं वापस से रिकॉल करता था। क्योंकि उस टाइम तक आते आते मेरा जो है रिविजन्स हो गए थे, तो जस्ट मुझे एक बार गो थ्रू करना रहता था सारे कॉन्सेप्ट को। तो जस्ट मैं हार्डली 1 से 2 घंटे में मैं कर लेता था। तो ये रह गया मेरे टाइम टेबल की बात। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तुम कितने घंटे पढ़ते थे? तो मैं अगर बताऊँ तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब मेरा एग्ज़ाम टाइम चल रहा, जब मैं नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं 12 घंटे पढ़ता था, जिसमें से मेरे 8-10 घंटे इफेक्टिव निकल जाते थे। ऐसे ही जब एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था तो मैं उसमें अप्रॉक्स 14 से 16 घंटे पढ़ता था। बट इफेक्टिवली मेरे जो है 12 घंटे निकल जाते थे पढ़ने के, इफेक्टिव, है ना। अगर हम 16 घंटे जैसे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें उठना जाना रहता है, वॉशरूम जाना, पानी पीना, तो इन सब को हटा करके टाइम को, है ना, 12 घंटे मेरे निकल जाते थे इफेक्टिव।
एक दिन में कितना सब्जेक्ट करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है? अगर आप 4 कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है, बट एग्ज़ाम टाइम पे आपको चारों सब्जेक्ट को रिवीजन करना पड़ेगा, है ना? बट हाँ, जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप 3 सब्जेक्ट तो कम से कम मिनिमम आपको करना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखो, अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में जो है 2 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। सबसे पहला आ जाता है अपना कॉस्टिंग और दूसरा आ जाता है आपका इनकम टैक्स और आईडीटी। तो ये दो दो सब्जेक्ट जो है इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। तो ये सिलेबस आपको ये करना चाहिए, ये दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। देर आफ्टर बात करते हैं स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किया कि नहीं। तो अगर आपको मैं एक बात बता दूँ, तो मैंने स्टडी मटेरियल यूज़ किया है। किस किस सब्जेक्ट के लिए किया है? मैंने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए स्टडी मटेरियल, एंड देयर आफ्टर मैंने कॉस्टिंग के लिए भी और DTI DT के लिए मैंने तो मैं बता दूं, स्टडी मटेरियल मैंने बिल्कुल चार्ट गया था। चार्ट गया इन द सेंस बिल्कुल हर एक क्वेश्चन मुझे उसके याद आते हो गए थे कि क्या स्टेप्स होंगे इन क्वेश्चन को करने के। तो स्टडी मटेरियल तो जरूर करना है आप लोगों को। स्टडी मटेरियल अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा और आपको एक डर लगेगा कि यार मैंने स्टडी मटेरियल नहीं किया, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ गए। तो ये डर को ख़त्म करने के लिए स्टडी मटेरियल करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्टडी मटेरियल से सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है पेपर में उठ करके आते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे जो सेम क्वेश्चन मैं देख कर गया हूँ, रिवाइज करके गया हूँ, है ना, मॉड्यूल से वो सेम क्वेश्चन उठ के आया है। तो बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है स्टडी मटेरियल को, उसको भी देख करके चलना है, ठीक है? उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। और फिर बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट कितना घंटा देना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाते हो एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें से 2 घंटे आपके इफेक्टिव निकल जाते हैं, 2-2.5 घंटे आप अच्छे से पढ़ लेते हो। अगर आपका 2 घंटे का क्लास होता है तो उसको 3 घंटे लग जाते हैं करने में। तो 3 घंटे तो मिनिमम करना ही करना है। अगर आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा है तो आप 4 घंटे 5 घंटे भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। देर बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट कितने घंटे, ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट डे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी मेरी कैसी रहती थी? तो लास्ट डे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं क्या करता था कि जब मैं रिवीजन करता था, है ना, जैसे कि मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया सभी का, मैं उसका फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम रिवीजन करने के बाद जब मैं उसको सेकंड टाइम रिवीजन करने जाता था ना, तो मैं क्या करता था कि जो भी क्वेश्चंस में जिनमें मैं अटका हूँ, जिनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने चाहिए हमें एग्जाम टाइम से पहले जाने में, है ना, उसको देख के जाना चाहिए। या ऐसे क्वेश्चन जो कि मेरे से बार बार गलत होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि सर ने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं क्लास में, तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, एक चार्ट बनाना है जिसको हम LDR चार्ट बोलते हैं। उन चार्ट पे क्या करना, चैप्टर वाइज, ठीक है, और अलग अलग सोर्सेज वाइज उनको रो एंड कॉलम में बांट करके उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करने हैं। और मुश्किल से एक चैप्टर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आपको देख के जाना है ना, जो कि आपसे नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आप एक बार जब आप रिवीजन कर लोगे ना, तो रिवीजन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन मेरे से बनता है, कौन सा नहीं बन पा रहा है। तो आप लोगों को LDR प्रिपेयर करना है और उस LDR को ही लास्ट डे पे आपको सॉल्व करके जाना है। उसके ही रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वही देख करके जाने हैं, क्योंकि आप पूरा कवर नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा तो ऐसा ही था LDR का, है ना। मैं लास्ट डे रिवीजन ऐसी तरीके से करता था, मैं अपने क्वेश्चंस जो है मार्क करके रख रखे थे मैंने, है ना, और साथ में मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किए थे। उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस। तो देखो, एग्ज़ाम हॉल का अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ मेरे टाइम में, तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये सभी के साथ होता है। बट हाँ, अगर आप ऐसा सोच के चलो कि ये CMA का एग्ज़ाम नहीं है, ये तो जस्ट हम जो 11th-12th में एग्ज़ाम देने जाते थे, तो अगर आप अपना माइंडसेट उस साइड से उस तरीके से रखोगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको डर बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट आपको पेपर लिखना है, आपको बिल्कुल काम रहना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में जो है ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो स्विच कर लो। टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, है ना। अगर आप टाइम ज़्यादा लगाओगे तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देयर आफ्टर बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट बी स्टूडेंट लैक। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि ना स्टूडेंट जो इनका ध्यान नहीं रखते। अब देखो, मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जिसके उनके फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग टीचर्स होते हैं यूट्यूब्स पे, जिनके फ्री नोट्स मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, MCQ बैंक मिल जाते हैं। तो MCQ बैंक तो करो, हर टीचर का करो,
बट यार नोट्स आप क्वेश्चन बैंक हर टीचर का उठा लेते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस ये ऐसे करके, और आप सोचते हो कि मैं सभी को कवर कर लूँ, तो ये गलत डिसीजन होता है ना। अगर आप एक टीचर पे फोकस रहते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने उसी के एक टीचर के ही अगर जो क्वेश्चन बैंक है उसको अगर आपने 3 बार कर लिया तो आपका उस सब्जेक्ट में 60 प्लस पक्का है। तो हर सभी टीचर का नोट्स जो है प्रेफर नहीं करने, मैंने भी नहीं किया था सभी टीचर का, है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं कि कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है ना, तो अगर आप ऐसा कह रहे हो कि भैया, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करता था पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट यार देखो, हमें सभी सब्जेक्ट में पहले तो पास होना है, ठीक है ना। तो आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया है आपने, तो आदमी को खुद ही पता चल जाता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा स्ट्रांग है, ये वाला नहीं है। तो आप जो स्ट्रांग वाला होता है ना उसको प्रेफर करते हो ज़्यादा करना, वीक वाले को नहीं करते। बट आपको क्या करना है, आपको जब डेडिकेटली आपको 3 घंटे बोले गए हैं, है ना, जैसे कि मैं तो 3 घंटे करता था, तो मैं 3 घंटे उसमें पुट करता था। नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं चैप्टर स्विच कर देता था, कोई बात नहीं, ये चैप्टर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, रखो इसको, बाद में करेंगे दूसरे चैप्टर पे। यार अगर पूरे सब्जेक्ट को अगर हम इग्नोर करने लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट क्यों ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो जस्ट आपको क्या करना है, उस चैप्टर को लीव करना है और दूसरे चैप्टर पे फोकस करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सुबह का से जितने ग्रुप 1 का पढ़ा है वो रिवाइज करना है, तो कैसे करें। अच्छा वही बात है, देखो अगर ग्रुप 1 का जो भी आपने सुबह पढ़ा मॉर्निंग में, तो उसका रिवीजन तो मैं भी करता था इवनिंग में। मैं कैसे करता था, मैं जस्ट क्या करता था, जो भी मैंने पढ़ा है, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार वापस से रिपीट करके देख लिया। लॉ में अगर कुछ है तो उनके ऊपर ऊपर से क्या कर लिया, सब कुछ वापस से देख लिया, है ना, कि हाँ भाई इस सेक्शन में क्या था, इस सेक्शन में क्या था। टैक्स में हो गया तो टैक्स में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो देख लिया। तो जस्ट आपको गो थ्रू करना है। मैं ये मानता हूँ कि हार्डली अगर आप 2 से 3 घंटा दोगे ना तो पूरा पूरे 3 सब्जेक्ट का आराम से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, और डेली बेसिस पे। उसके बाद ग्रुप का सिलेबस कब तक खत्म हो जा देना चाहिए, है ना, सेल्फ रिवीजन के लिए अगर आपको टाइम बचाना है तो ग्रुप 1 का कब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपका 6 महीने में पेपर है तो 6 महीने में कम से कम कोशिश करो कि 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाए, 3 से 4 महीने के बीच में, है ना, 3.5 महीने में तो खत्म हो ही जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद 1 से 1.5 महीना जो है आपको अपने रिवीजन के लिए बचा के रखना है, क्योंकि उस 1 से 1.5 महीने में आप 2 टाइम रिवीजन करोगे, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करोगे, और एग्जाम टाइम पे तो रिवीजन आप अलग से करोगे, तो आपके टोटल 3 टाइम रिवीजन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 3.5 महीने तक मैं क्या करना, अपना पूरा सिलेबस जो है ग्रुप 1 का क्लियर कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। क्या पढ़ना है, अब देखो क्या होता है ना कि मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ आप लोगों को, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। क्या करते हैं बच्चे, रैंडम उठा के पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। बट मेरा केस में ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया था, चारों पेपर हमारे पास हैं, चारों पेपर के मैंने पिछले 4 से 5 जो क्वेश्चंस पेपर आए थे अटेम्प्ट में, उन सभी को उठा करके उसमें कौन कौन से चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक जो है सीट बनाई थी, है ना, सीरियल वाइज करके, ठीक है। उसमें हर अटेम्प्ट का जो जून 24 का हो गया, ठीक है, सॉरी दिसंबर 23 का, जून 23 का, है ना, दिसंबर 22 का, इस तरीके से। और फिर मैंने उसमें देखा कि यार कौन सा जो है चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में भी कौन से कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया, टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमें 5 करने रहते हैं, तो उस 7 में से मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे पिक किए जो कि मुझे तैयार करने हैं, और मैंने सिर्फ उन्हीं पे काम करना स्टार्ट किया। एक लास्ट का जो क्वेश्चन रहता था 7वां, मैं छोड़ देता था उसको हमेशा, मैंने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया। सिर्फ 7 में से मैंने 6 क्वेश्चन ही प्रिपेयर किए, इससे मेरा बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, है ना। तो आप लोगों को भी यही करना है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 7 में से अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो यही करो, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़ो, तो पूरा। बट हाँ, एग्जाम टाइम के अगर हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो 7 में से क्या करो, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन करने हो प्रिपेयर, आपको एक क्वेश्चन आपको लीव कर देना है, ठीक है। दूसरा, प्लान बनाने के लिए डायरेक्ट बिना प्लान के, अच्छा ठीक है। तो भाई ये पूछ रहे थे कि यार मैंने प्लान बनाया था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने भाई पहले हर चीज़ के लिए प्लान बनाया था कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में भी अगर मैं बात करूं तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा प्लान बनाया था कि मुझे टीडीएस वाला जो सेक्शन है ना, उन सबको ज़्यादातर एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो वो मैं टैकल कर लूँगा, तो मैंने वो सब उतना ध्यान नहीं दिया था, बल्कि पढ़ा था सब कुछ मैंने, है ना, ऐसा में नहीं है मैंने किसी को भी छोड़ दिया था।
ऐसे ही मैंने एफए में किया था, एफए में भी मैंने ब्रांच अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, बट मैंने उतना फोकस नहीं किया था। तो स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी 6 क्वेश्चन रेडी कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं, और एक क्वेश्चन आप छोड़ दो। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि बैकअप के लिए, ठीक है। उसके बाद यही है, रिवीजन शेड्यूल मेरा इसी तरीके से रहता था। और फिर एक लाइब्रेरी और घर वाला भी ऑप्शन आता है। देखो घर पे भी आप अच्छे से पढ़ पाते हो, ठीक है, बट अगर आप जब लाइब्रेरी जाओगे ना तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, तो उन इन्वायरमेंट को देख करके आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, यार सभी लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। अब जैसे मेरे जैसे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, वो घर पे पढ़ते तो हैं बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी घर वालों ने बोल दिया सामान लाना है, कभी कुछ करना है। तो इससे बेटर है कि आप क्या करो, एग्जाम टाइम पे तो मिनिमम आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिन पे आज तक किसी ने भी बात नहीं किया है। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है कि डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, एंजाइटी से कैसे ओवरकम करना है। अगर भाइयों मैं बताऊं आपने अपने बारे में, तो जब मैं ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहा था तो कभी भी मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट करता था या कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ता था, डीटी का, आईडीटी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। या लॉ में भी ऐसी था कि लॉ में कोई सेक्शन पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है रिवाइज नहीं कर पाया मैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था कि यार ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी से ये रिवीजन भी करना है, ये पीछे वाला पढ़, आगे का पढ़ रहा हूँ, पीछे का भूल रहा हूँ, किस तरीके से करूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर आपको टेक डाउन करना है, इससे अगर आपको ओवरकम करना है, तो एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने किसी सीनियर से बात कर सकते हो, आप अपने किसी रिलेटिव से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। जस्ट बात क्या करना, इसी चीज़ से रिलेटेड बात करना। थोड़ा बहुत भी अगर आप इससे रिलेटेड बात करोगे ना, तो आप इससे ज़रूर ओवरकम करोगे। मेरे सिचुएशन में क्या था कि मेरे जो भैया हैं, जयंत भैया, मैं उनके पास चला जाता था हमेशा। मैं उनसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा आराम से बैठ के उनसे डिस्कस करता था सारी चीज़ें। मुझे पता था कि यार इससे बढ़िया तो मैं पढ़ता तो वो ज़्यादा रहता। बट ये जो चीज़ है ना, ये बार बार आपके दिमाग पे जोर डालती है कि यार आप पीछे रह गए, आप पीछे रह गए, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। सेल्फ डाउट हो जाता है हमारे अंदर। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जस्ट अपने किसी रिलेटिव से, है ना, किसी अपने बड़े भैया से, अपने फ्रेंड से, उनसे बात करो जो कि आपकी फील्ड से आपकी चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। उनसे जस्ट बात करोगे तो मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि जो आपके माइंड में जो गलत गलत थॉट्स आते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के, कि मैं पास भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, है ना, इतना सारा बचा हुआ है कैसे होगा। तो ये जितने भी डाउट्स हैं ये आपको ज़रूर आपके क्लियर होंगे, है ना। इनसे आप इजीली जो है लड़ सकते हो, इनसे जो है बाहर निकल सकते हो। देयर आफ्टर बात करते हैं, जैसे सेल्फ डाउट के बारे में बात किया, तो सेल्फ डाउट यार होता है, जैसे मेरे साथ तो बहुत बड़ा सेल्फ डाउट था, सभी के साथ होता है। मेरे साथ ऐसा सेल्फ डाउट था कि यार मैं एक क्वेश्चन को पर्टिकुलर 3 बार कर चुका हूँ, 3 बार करने के बाद जब मैं फोर्थ टाइम उसको कर रहा हूँ तो मेरे से वो क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरे से वो क्वेश्चन बन जा रहा है, बट क्या हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ चौथी बार बनाने के बाद कि ये क्वेश्चन भाई मेरे से बन कैसे गया, ये क्वेश्चन मेरे से बन कैसे गया, इतना हार्ड क्वेश्चन है। तो वो होता है सेल्फ डाउट कि अपने ऊपर आपको भरोसा नहीं है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप बेस्ट हो, है ना, आप बेस्ट हो, आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। मैं भी अपने आप को हमेशा बेस्ट मानता हूँ। और सेल्फ डाउट जो है कभी नहीं आना चाहिए दिमाग में। आप जो कर रहे हो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आप रिवाइज करो, नहीं हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है यार, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं कि जैसे डीटी में एक प्रॉब्लम होती है सभी को। डीटी में कहते हैं कि यार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो डीटी में आप लोगों को एक चीज़ समझने वाली बात है कि डीटी के जो प्रोविज़न जब तक आपको याद नहीं होंगे, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो अब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। उस कन्फ्यूजन से कैसे ओवरकम करोगे आप, उसका एक ही सोल्यूशन है कि डीटी में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चाहे सेम ऐसे ही आईडीटी में भी, जीएसटी में भी आपको सेम ऐसे ही करना है ना। बिल्कुल डीप नॉलेज होना चाहिए आपका इसमें, तभी जाकर के आप क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैंने तो सिर्फ जो है मॉड्यूल के क्वेश्चन ही किए थे प्रैक्टिस, है ना। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि दूसरे और फैकल्टीज जो हैं अच्छे अच्छे, उनके क्वेश्चन बैंक को भी आप रेफर करो डीटी के लिए। देयर आफ्टर लॉ में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो लॉ में कैसे कर सकते हैं, देखो लॉ में क्या है कि आपको पूरा याद नहीं करना है, पूरा रट्टा नहीं मारना है ना। हर चीज़ को आपको क्या करना है, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उनकी तो मैं एक अलग वीडियो बना करके वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कुछ मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं लॉ के रिलेटेड, जिनसे आप इजीली जो है पासिंग स्कोर मार्क्स जो है एक अचीव कर सकते हो।
बट अभी कुछ और बात कर रहे हैं। जैसे कि लॉ में क्या होता है कि सभी यही कहते हैं कि यार रिवीजन कर रहे हो ना तो राइटिंग में लिख लिख के करो, राइटिंग में लिख लिख के करो, बट यार पॉसिबल नहीं है यार। अगर हम लॉ पे फोकस करने लगे तो कॉस्टिंग की प्रैक्टिस कब करेंगे, ये प्रॉब्लम आता है सभी के साथ। तो जस्ट पहली बार जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवाइज करो, जस्ट कीवर्ड्स जो है ना, कीवर्ड्स उन पे ज़्यादा फोकस करो और कीवर्ड्स को ही लिख करके अपने आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करो जब आप रिटर्न में रिवीजन कर रहे हो तो। और रिटर्न में रिवीजन कब करना है, सबसे लास्ट में करना है, जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो तब करना है आपको रिटर्न में रिवीजन, ठीक है। और जब आप लास्ट में थर्ड रिवीजन करोगे तो जस्ट आपने अपने शॉर्ट नोट से ही गो थ्रू करना है, लिख करके प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहता। उसके बाद फॉर्मूला रट्टा मारना बिल्कुल बेकार है यार, कोई भी फॉर्मूला रट्टा मत मारो, कॉस्टिंग का हो चाहे डीटी का हो, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आप कॉस्टिंग के जो हार्ड फॉर्मूले हैं, चाहे स्टैंडर्ड से हो गए चाहे मार्जिनल से हो गए, आप उनको ईजिली जो है फॉर्मुलेट कर सकते हो। पेपर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप कैसे पेपर एनालाइज करते हो, कैसे पेपर को प्रिटेंड करते हो। तो यार पेपर एनालाइज करना तभी पॉसिबल है जब आप मल्टीपल जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं उनको उठा के देखोगे, उनको अच्छे से एनालाइज करोगे, गो थ्रू करोगे, है ना, कि कौन से क्वेश्चंस किस टाइम में पूछा गया है। अगर ये नहीं पूछा गया इस चैप्टर से तो इसके अल्टरनेटिव में कौन से चैप्टर से पूछा गया है। अच्छा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अगले वाले अटैम्प्ट में कौन से, है ना, चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर नंबर पे। तो इस तरीके से आप भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए एनालाइज करके ना वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें डर लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डर लगना अच्छी चीज़ होती है। क्यों? अगर आप एक बात बताओ, आपको डर क्यों लग रहा है? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप क्लासेस देख रहे हो, आप अपना टाइम, पैसा, आपकी फैमिली परेशान है, आपके टीचर आपके लिए वरीड हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। आप इसलिए जो है डर रहे हो कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कल को मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, इस वजह से आप डर रहे हो। तो आप डर रहे हो ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको मेहनत करते रहनी है ना, आपको कभी पीछे नहीं हटना है। कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी तकलीफ हो, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। डर अच्छी चीज़ होती है लेकिन डर को अपने ऊपर हावी कभी मत होने देना। डर से डर थोड़ा बहुत ठीक होता है लाइफ में। अगर कोई बच्चा डर नहीं रहा है ना तो यार पता वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहता, वो इनडिसिप्लिन हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। वो फन कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? उसके यार माइंड में कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो क्यों पढ़ेगा वो। तो अगर आप डर रहे हो ना तो आप पास होने वाले हो। फिर कुछ बच्चे ये भी कहते हैं, जैसे कि मैं भी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ये भी सोचता था कि यार 10% का पासिंग परसेंटेज है यार, 10% पासिंग रेट है यार, ग्रुप वन का कैसे होगा पास। आप ये सोचो ना कि अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस 10 बच्चे वो कैसे पास हो रहे होंगे। आप खुद सोचो। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो 100 में से जो 10 बच्चे पास हो रहे हैं ना, उस 10 बच्चों में आपका नाम आना है। आपको क्या करना है, अपने आप को उस 10 बच्चों में इंक्लूड करना है, इतनी मेहनत करनी है बस आपको। यार हम क्यों कंपेयर करें 100 से अपने आप को। हम नहीं कर रहे हैं कंपेयर अपने आप को 100 से। हमें तो बस वो जो 10 बच्चे हैं उनकी लिस्ट में आना है। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए। देखना आपका ये जो स्ट्रेस है ना, ये जो 10% को लेकर के, ये अपने आप ही दूर हो जाएगा। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार हमसे चीज़ें याद नहीं रहती भैया, है ना, हम 15 दिन में कुछ पढ़ते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं, वापस भूल जाते हैं पिछला वाला। एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो दूसरा वाला भूल जाते हैं। किस तरीके से इसको मैनेज करा जाए? तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, क्यूमुलेटिव रिवीजन। आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना हो, आपने फॉलो भी किया होगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन में होता क्या है कि अगर आपने जैसे कि एक वीक में पढ़ा तो आपने उसका संडे का रिवीजन कर लिया, फिर जो 15 दिन हो गए, 15 दिन के बाद वापस से फिर 15 दिन का रिवीजन किया, फिर पूरा महीने भर जो पढ़ा वापस से महीना एंड होने में रिवीजन किया। क्यूमुलेटिव रिवीजन चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, एक ही चीज़ का बार 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 बार। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम क्यूमुलेटिव रिवीजन? क्योंकि हमें चीज़ों को, हमें कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना है, हमें याद रखना है। याद करना बहुत इजी है भाई, याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार लोगे, लेकिन याद रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वो चीज़ याद हमें कभी रहेगा जब हम उस चीज़ को ब्रशअप करते रहेंगे, हमेशा हमेशा अपने माइंड को याद दिलाते रहेंगे कि भाई ये चीज़ तूने पढ़ा है, ये चीज़ तुझे क्या करना है, अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को याद रख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो, ठीक है। किससे याद रख सकते हो? क्यूमुलेटिव रिवीजन से।
ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रही पूरे मेरे ग्रुप 1 के एग्जामिनेशन में जो भी मैंने स्ट्रेटजी फॉलो किए, जो भी मैंने टाइम टेबल फॉलो किए, जो भी मेरे अप्रोचेस थे हर चीज़ को लेकर के। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है वो वही सीखा है कि यार एक 10th-12th के एग्जामिनेशन का अगर कंपैरिजन अगर हम करें किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम में तो बहुत डिफरेंट है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग एक चीज़ कहते हैं कि यार आप जब 12वीं कर लेते हो ना तो आपको 10वीं का चीज़ आसान लगने लग जाता है। तो मैं क्या करता था, इस चीज़ को मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है, कैसे किया है बताता हूँ। मैं ये सोचता था कि यार अगर मैं सीएमए करने के बाद क्या करूँगा? मैंने सोचा कि यार मैं सीएमए करने के बाद तो यूपीएससी का पेपर देने वाला हूँ, ठीक है। यार यूपीएससी का पेपर तो सीएमए से भी हार्ड होता है, उसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जब मैंने सोचा कि भाई मैं तो यूपीएससी का पेपर की तैयारी करने वाला हूँ फ्यूचर में जाकर के, इतना वास्ट सिलेबस होने वाला है, तो ये सीएमए क्या चीज़ है यार? सीएमए तो मैं इजीली पास कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने माइंड को जो है ना चेंज किया, उसको डाइवर्ट किया, उसको बताया कि नहीं, इससे भी बड़ी चीज़ें और अवेलेबल हैं दुनिया में इससे भी हार्ड एग्ज़ाम है। तो जब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब आप 12वीं पास कर लेते हो ना, 12वीं जब आप 12वीं के बारे में सोच रहे हो तो 10वीं आपके लिए आसान लगेगा। तो वैसे ही सेम मैं जब यूपीएससी के बारे में सोच रहा था तो मुझे क्या लगता था, सीएमए आसान है। और हाँ, रियली में सीएमए आसान नहीं है भाई, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट अपने अपने माइंड को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ओवरऑल तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग सब्जेक्टिव वाइज स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा, जिसमें सब्जेक्टिवली मैं बात करूँगा कौन से सब्जेक्ट से क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, पेपर पैटर्न के हिसाब से। सो कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। कुछ भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो वो बता देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ग्रुप 1 के लिए अपीयर होने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय श्री राम। लाइक कर देना, लाइक, ठीक है। बाय बाय।